नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे डूसू यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के जो इलेक्शन होने वाले हैं उनको लेकर। और मेरे साथ है मेरे सहयोगी दिनेश यादव। मैं हूं आपके साथ राहुल यादव। और दिनेश को इसलिए मैंने इस चर्चा में इंक्लूड किया है क्योंकि दिनेश लगातार 2 दिन से यूनिवर्सिटी जा रहे हैं। उन्होंने कई जो कैंडिडेट्स हैं उनसे बातचीत की है, यूनिवर्सिटी के बच्चों से बातचीत की है। तो इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो डूसू का चुनाव है वो किस दिशा में जा रहा है और जो अलग अलग कैंडिडेट्स हैं उनमें से कौन जो बाजी मारता नजर आ रहा है, कौन किस पर भारी पड़ रहा है। सबसे पहले प्रेसिडेंट की पोस्ट पर आऊंगा दिनेश। और प्रेसिडेंट की पोस्ट पर 2 उम्मीदवार हैं। आपको बता दें कि जोसलिन जो है वो राजस्थान से आती है, जोसलिन चौधरी। उसके अलावा आर्यन मान जो एबीवीपी ने जिनको अपना कैंडिडेट बनाया है वो बहादुरगढ़ झज्जर से आते हैं। और तीसरा एक निर्दलीय उम्मीदवार भी है, उमांशी लांबा, जो कि एनएसयूआई की बागी हैं। उनको टिकट नहीं मिला इसलिए वो निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं। तो दिनेश, प्रेसिडेंट की पोस्ट पर बात करते हैं। सबसे पहले जोसलिन के बारे में बात करेंगे। जोसलिन का चुनाव आपको कैसा लगा? 2 दिन आप यूनिवर्सिटी में घूमे। देखिए जैसा आपने खुद कहा, जो तीसरी कैंडिडेट के बारे में आपने बताया, उमांशी लांबा, निर्दलीय कैंडिडेट। लेकिन एक नाम जो है, शायद ये जो नाम है सोशल मीडिया पर ज़्यादा हाइप है, लेकिन जो एक नाम और ग्राउंड पर है वो है दिव्यांशु यादव का। दिव्यांशु यादव, अच्छा। जिनके साथ एक कंट्रोवर्सी भी हुई कि पहले उन्हें एनएसयूआई ने कहा कि आप तैयारी कीजिए, आप दावेदार हैं, उन्होंने तैयारी की। फिर जब टिकट अनाउंस हुआ तो उनका नाम नहीं था, तो निर्दलीय पर्चा अपना भरने गए। लेकिन उन्होंने बताया कि जब वो बाहर निकल रहे थे नॉमिनेशन सेंटर से, तो आम आदमी पार्टी का संगठन आया, छात्र संगठन ऐसे, उसने कहा कि भाई आप हमारी पार्टी से लड़ जाइए। सौरभ भारद्वाज का फ़ोन आया, फिर उन्होंने कहा कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। फिर पता नहीं क्या हुआ और वो जो है उनका टिकट आम आदमी पार्टी से भी नहीं हुआ। तो वो जो कैंडिडेट हैं वो भी ग्राउंड पर अच्छी पकड़ रखते हैं। तो ये जो है चहुमुखी मुकाबला हो गया प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए। अब आपने कहा जोसलिन, तो जोसलिन की देखिए बात करें तो अब एनएसयूआई ही उन्हें नुकसान पहुंचा रहा है। जो एनएसयूआई इस डूसू चुनाव में 2 धड़ों में नहीं 3 धड़ों में बटा है। दिव्यांशु यादव, उमांशी लांबा और जोसलिन चौधरी। अब जो है तुषार चौधरी करके एक प्रेसिडेंट, तुषार चौधरी पहले प्रेसिडेंट रहे। हाँ, वो उमांशी लांबा को खुलकर सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा। तो तो इस वजह से अब जोसलिन का जो कैंपेन है वो बहुत ज़्यादा गिरता हुआ नज़र आ रहा है। कल रात का आपने एक वीडियो देखा होगा जोसलिन ने, जो उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर डाला है। आप बॉडी लैंग्वेज से जोसलिन की समझ सकते हैं कि उनका चुनाव किस दिशा में जा रहा है इस वक्त। और लोग तो देखिए ये भी कह रहे हैं कि जोसलिन इस ना सिर्फ दूसरे बल्कि तीसरे नंबर पर रहने वाली हैं। अच्छा। जो वहाँ के स्टूडेंट हैं डीयू के, और उन्होंने बाकायदा उसका तर्क भी दिया है। उन्होंने तर्क ये दिया है कि एक तो कहीं से कहीं तक भी जोसलिन रेस में थी ही नहीं, इनका नाम प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए था ही नहीं एनएसयूआई में। अगर किन्हीं 2-3 लोगों को दावेदार माना जा रहा था तो उसमें सबसे ऊपर उमांशी लांबा का नाम था। अच्छा। अब उमांशी लांबा से बात नहीं की गई। उमांशी लांबा ने साफ तौर पर कहा कि पिछले साल भी वो तैयारी कर रही थी, संगठन ने पिछली बार भी उन्हें अगर बैठने को कहा वो बैठ गई थी, लेकिन इस बार संगठन ने उनसे बात ही नहीं की। वरुण चौधरी ने उनका कॉल तक उठाना बंद कर दिया। और यहाँ तक कि वो जब मतलब बड़े नेताओं के पास गई तो बड़े नेताओं ने भी उनकी बात नहीं सुनी, और इसलिए उन्होंने साख की इसको लड़ाई बनाया। उन्होंने कहा कि संगठन से मैं 6 साल से जुड़ी हूँ, संगठन मेरे परिवार जैसा है, अगर संगठन इस बार भी मुझे कहता, मुझसे बातचीत करता तो मैं बैठ जाती। तो बात यहाँ पर ईगो की आ गई है बहुत ज़्यादा। और उन्होंने साफ तौर पर तो ये भी कह दिया कि जोसलिन चौधरी जो हैं वो जाट हैं ही नहीं। तो जाट वर्सेस जाट की जो लड़ाई थी, तो उन्होंने खुद को असली जाट बताने की कोशिश की है, क्योंकि जाट लॉबी जो है, जाट फैक्टर आप समझते हैं डीयू में कितना काम करता है। तो अब वो दिल्ली देहात से हैं प्लस जाट फैक्टर, तो वो उन्होंने अपने पक्ष में उसे भुनाने की कोशिश की। तो लेकिन राहुल, जोसलिन का जो कैंपेन है वो बहुत ज़्यादा गिर चुका है आज की तारीख में। लेकिन दिनेश, मैं आप जो बात कह रहे हैं जाट समाज से आने वाली बात की, देखिए जोसलिन ने, हमारे सहयोगी है मोहित गुजर, उनको इंटरव्यू दिया। उसमें उन्होंने कहा, जब उनके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं राजस्थान के जाट परिवार से आती हूँ। मतलब उन्होंने अपने परिवार की जाति बताई है। अब वो सोशल मीडिया पर भी लगातार लिख रही कि मैं किसान कौम से आती हूँ। तो वो आप जो कह रहे हैं कि ये मैसेज कितना चल रहा है कि वो जाट नहीं है, वो क्योंकि वो बताने की कोशिश कर रही है हर बार। कल से सोशल मीडिया पर एक और कैंपेन जो है वो ड्राइव करने लगा है, जब से उमांशी लांबा ने अब ये कहना शुरू किया है कि जोसलिन ने अपना नाम बदला है, वो जाट हैं ही नहीं। और उन्होंने कल मुझे भी इंटरव्यू दिया, बातचीत मेरी उनसे हो रही थी, तो कल उन्होंने साफ तौर पर, खुले तौर पर ये कैमरे पे कहा कि जाट कम्युनिटी जो है, जिस थाल से वो आती हैं, वहाँ जो जाट कम्युनिटी, जो असली जाट थे, उनसे कुछ एक ग्रुप जो है वो अलग हो गया, जो अपने आप को जाट
नॉन जाट मानता था, उनसे अलग हो गया, तो उससे बिलोंग करती हैं जो है सिरसा कम्युनिटी, उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया राजस्थान का। तो उन्होंने कहा वो उस कम्युनिटी से हैं, लेकिन डीयू के चुनाव में उनको फ़ायदा मिल सके इस चीज़ का, इसलिए जो है उन्होंने जाट शब्द का वो इस्तेमाल कर रही हैं, वो जाट नहीं है। तो अब उसके बाद देखिए कल जो जोसलीन ने वीडियो बनाया तो उसमें उसकी सफाई भी नहीं दी, और अब वो खुद को किसान परिवार का बताने लगी है कि मैं किसान परिवार से आती हूँ और इसलिए मुझे टारगेट किया जा रहा है और मेरे ही अपने लोगों द्वारा टारगेट किया जा रहा है। साफ तौर पर उनका निशाना उमांशी लांबा की तरफ था, नाम नहीं लिया, क्योंकि अब उमांशी लांबा सीधा एबीवीपी को कम एनएसयूआई को ज़्यादा टारगेट करें, तो इसी से आप समझ सकते हैं कि जोसलीन का कैंपेन कहाँ जा रहा है। अच्छा, जोसलिन के ऊपर एक सवाल लूंगा, फिर अगले कैंडिडेट पे जाएंगे हम। जैसे बात ये आ रही थी कि जोसलिन जो है राजस्थान से आती है और अब राजस्थान के जो कैंडिडेट्स हैं उनको वरीयता दी एनएसयूआई ने इस बार के टिकट वितरण में, दोनों पोस्ट पे। हाँ, तो कहा गया कि राजस्थान की जो लॉबी है वो हावी है और राजस्थान बनाम हरियाणा भी ये मैच हो रहा है एनएसयूआई के अंदर ही। और हमने देखा सचिन पायलट आए प्रचार करने के लिए यहाँ पर, उनके सामने एक वीडियो भी वायरल, एक लड़की उनसे पूछ रही है कि वरुण चौधरी कितने में बिका है, इस तरह की बातें कही जा रही हैं। तो ये राजस्थान बनाम हरियाणा की क्या लड़ाई है और इससे जोसलिन को कितना फायदा या नुकसान है? देखिए, उससे पहले मेरा आपसे एक सवाल है, एनएसयूआई के प्रभारी कौन है? कन्हैया कुमार दिखे आपको कहीं पे? नहीं आ रहे। तो यहीं से कन्हैया तो बिहार चुनाव में व्यस्त होंगे ना। वो देखिए, अब चुनाव में तो पूरी लीडरशिप बिजी है। दीपेंद्र हुड्डा से तो बड़े नेता नहीं है ना कन्हैया कुमार, सचिन पायलट से तो बड़े नेता नहीं है कन्हैया कुमार। एनएसयूआई के प्रभारी हैं, उनकी जिम्मेदारी है, अगर कहीं पे संगठन का चुनाव है तो उनकी जिम्मेदारी है स्ट्रेटजी बनाना, चुनाव लड़ाना। लेकिन कहीं भी कन्हैया कुमार नहीं दिखे तो क्या मैसेज जाता है, साफ तौर पर आप समझ सकते हैं। तो एनएसयूआई कई धड़ों में इस समय बटा हुआ है। इस बार एक जोसलीन का ग्रुप है जिसे सचिन पायलट लीड कर रहे हैं, एक राहुल झांसला का ग्रुप है जिसे दीपेंद्र हुड्डा लीड कर रहे हैं, वरुण चौधरी का एक अलग ग्रुप है। आपने जैसे बताया कि राजस्थान के लोगों को वरीयता दी गई, तो अब जो है जो दिल्ली देहात का जो ग्रुप है वो नाराज है, पूर्वांचली जो है वो नाराज है, क्योंकि आप एबीवीपी ने एक कैंडिडेट अपना पूर्वांचली रखा है और जो है वहाँ पे स्टूडेंटों ने बताया कि तकरीबन अगर 100 वोट हैं डीयू के, तो उसमें से 60 वोट पूर्वांचली तबके से आते हैं। अच्छा, वो हालांकि वो बात अलग है, वो जातियों में बटे हुए हैं, कोई यादव है, कोई झा है, अलग अलग, लेकिन पूर्वांचली फैक्टर पे वो कंसोलिडेट होगा दीपिका झा के नाम पर। लेकिन आप उठा के देखिए, एनएसयूआई ने दिया किसी को टिकट? नहीं दिया। तो सबसे पहला नुकसान तो वहाँ पे किया। और 4 में से 2 राजस्थान लॉबी के, वो भी प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पर। तो यहाँ पूरी लड़ाई जो है वो राजस्थान वर्सेस हरियाणा हो चुकी है, और इसीलिए आपने देखा होगा कि अलग अलग कैंपेनिंग भी की जा रही है। राजस्थान से सचिन पायलट आते हैं तो नॉर्थ कैंपस जाते हैं, दीपेंद्र हुड्डा आज साउथ कैंपस जा रहे हैं। क्यों? आपको नॉर्थ कैंपस में वोट नहीं चाहिए जाटों का, अगर आप जाटों के बड़े नेता हैं। तो एनएसयूआई कई धड़ों में बटा हुआ है। और वरुण चौधरी जिसकी हम बात कर रहे थे, साफ तौर पर उन पर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने अपनी पावर का मिसयूज़ किया है। और एक खबर भी आई थी कि कन्हैया कुमार और वरुण चौधरी में आपस में बनी नहीं, जब टिकट बंटवारा हो रहा था तो कन्हैया कुमार जो है वो किसी और को टिकट देना चाहते थे, लेकिन वरुण चौधरी ने वहाँ पर आपत्ति जता दी और उन्होंने पूसू चुनाव का जिक्र कर दिया कि पंजाब यूनिवर्सिटी का, कि भाई पंजाब यूनिवर्सिटी में जो मेरा कैंडिडेट है, जिसको मैं टिकट दिलाना चाहता था, लेकिन कन्हैया कुमार ने प्रभरोज सिंह को टिकट दिलाया और वो तीसरे नंबर पर रहा। मेरा कैंडिडेट निर्दलीय लड़ा, वो सेकंड नंबर पर आ गया। उसे टिकट मिल जाता तो हम वो चुनाव जीत जाते। तो वहाँ पर राहुल गांधी को ये बात कही गई, तो राहुल गांधी ने इस बार वरुण चौधरी को पूरा जिम्मा दे दिया इस चुनाव का। उन्होंने टिकट वितरण पूरा अपनी मर्जी से किया और यही वजह है कि कन्हैया कुमार ग्राउंड पर नहीं दिख रहे हैं, नाराजगी है। तो एनएसयूआई कई धड़ों में बटा हुआ है और इसका साफ तौर पर जो नुकसान है आज के समय में वो 3 पोस्ट पर तो सीधा होता हुआ दिखाई दे रहा है। राहुल झांसला यादव की अभी हम बात करेंगे, उनकी जीत के क्या फैक्टर हो सकते हैं उस पर अलग से बात होनी चाहिए, लेकिन इस समय एनएसयूआई की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है प्रेसिडेंट की पोस्ट पर। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं भी ऐड कर दूं कि क्योंकि प्रभारी हैं कन्हैया कुमार और वो यूनिवर्सिटी से ही निकले हुए छात्र नेता हैं, जेएनयू से निकले और काफ़ी चर्चित नेता हैं देश के, और वो अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में आते तो जाहिर तौर पर ये जो पूर्वांचल वोट है खासकर यूपी बिहार का, इसका फायदा एनएसयूआई को हो सकता था। और अगर उनके नहीं आने को एक मुद्दा बनाया जा रहा है तो उसका उनको जो पार्टी के जो कैंडिडेट हैं जोसलिन, उनको नुकसान भी हो सकता है। तो ये जोसलिन को लेकर हमारा अनुमान है। और अब बढ़ते हैं जो प्रेसिडेंट के दूसरे कैंडिडेट हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी के आर्यन मान। दोस्तों, आपको बता दें कि आर्यन मान हरियाणा जिले के बहादुरगढ़ से आते हैं और
माफ कीजिए, दलबीर मान और सिकंदर मान का जो परिवार है उस परिवार से आते हैं। ये परिवार शराब का बड़ा कारोबारी है और अकूत संपत्ति के ये मालिक हैं। आपको बता दें कि आर्यन मान के दादा जो लोआ सतराघाप है उसके प्रधान रहे। फिलहाल उनके जो पिता सिकंदर मान वो भी गांव के 2 बार सरपंच रह चुके हैं और बेरी में उनकी एक शराब फैक्ट्री है। तो अब इस पूरे मामले पर सवाल ये उठ रहे हैं कि आर्यन मान जिस तरह से टिकट लेकर आए हैं, उसके बाद से वो जिस तरह से चुनाव लड़ रहे हैं, बड़े बड़े स्टार उनके लिए कैंपेन कर रहे हैं, जिसमें मासूम शर्मा का नाम आ रहा है, हरियाणा के नेता उनके लिए कैंपेन कर रहे हैं। ओम प्रकाश धनखड़ ने एक मीटिंग बुलाई, नाम दिया गया उस कार्यक्रम को कुंडबा, जो कि हरियाणवी शब्द है परिवार को लेकर, और उस कार्यक्रम के तहत हरियाणा के तमाम बच्चों को इकट्ठा किया गया, नॉर्थ कैंपस में उनकी मीटिंग ली गई और इसी तरह का जो कैंपेन है वो चला रहे हैं। संजय दत्त से भी अपील कराई है वोटों की। तो आरोप ये लग रहे हैं कि आर्यन मान जो है वो अपना पूरा चुनाव पैसों के दम पर लड़ रहा है, पैसों के दम पर ही वो टिकट लाया है। तो दिनेश, आर्यन मान की क्या स्थिति है? बोलबाला सिर्फ पैसों का है या ग्राउंड पर भी आर्यन मान का क्रेज है? देखिए, आर्यन मान के साथ जो है एज जो उनके साथ सबसे बड़ा जाता है वो है कि वो एबीवीपी के प्रेसिडेंट पोस्ट के उम्मीदवार हैं। तो एबीवीपी का जो संगठन का वोट है वो उनके साथ ऑटोमेटिकली जुड़ जाता है। लेकिन आर्यन मान को लेकर चर्चा सबसे ज़्यादा है उनके पैसों को लेकर। क्या आपने किसी सांसद का चुनाव देखा होगा, क्या विधायकी का चुनाव देखा होगा? मतलब कि कौन सी गाड़ियाँ उनके काफिले में नहीं मिलेंगी और पैसा पानी की तरह उन्होंने बहाया है। कुछ छात्र जो है वो अपने अपने अनुमान भी लगा रहे थे, कुछ ने टिकट की उनकी कीमत भी बताई, तो कुछ ने उनका पूरा जो है वो पूरा खर्चा भी बता दिया और वो करोड़ों में है। वो कोई 4-5 करोड़ की फिगर जो है वहीं उन्हीं के साथ रहने वाले एबीवीपी के छात्रों ने ही बताई, जो उनके साथ घूमकर उनका कैंपेन कर रहे हैं। और तो इसी से आप समझ सकते हैं कि उन, और देखिए वो बड़ा वायरल भी हुए जब उनका टिकट हुआ। तो उनका जब पहला इंटरव्यू था उसमें जो जिस तरीके से उन्होंने जवाब दिया तो वो भी बड़ा वायरल हुआ। तो अभी वहाँ से जो है इनको लेकर ट्रोलिंग भी शुरू हो गई। लेकिन हाँ, आज की डेट में अगर माना जाए तो आर्यन मान काफ़ी अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं। अब उसके फैक्टर अलग अलग हो सकते हैं, चाहे पैसा हो चाहे वो, और दूसरे चुनाव में देखिए कोई एक, आप किसी एक को लेकर कह दें कि भाई वो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर रहा है, तो लिंगदो कमेटी तो कहती है कि 5,000 रुपये आप खर्च कर सकते हैं। 5,000 आप समझ उसका सकते तो हैं। हर चुनाव में मजाक उड़ता। हाँ, तो अब क्या, तो वो तो सभी कैंडिडेट करते हैं, कोई ज़्यादा करता है, कोई अपनी औकात से कम करता है, कोई ज़्यादा करता है। तो अब उनको लेकर हाँ ये हुआ है कि भाई पैसे के बल पे वो चुनाव लड़ रहे हैं और उनका चुनाव बहुत अच्छा भी जा रहा है। उसका रीज़न आपने बताया कि कई सारे जितने सोशल मीडिया स्टार से लेकर और जो हरियाणा के स्टार हैं, इवन संजय दत्त से भी उन्होंने अपील करवा दी। राजस्थान, हरियाणा के बड़े बड़े नेता एबीवीपी से जुड़े हुए, बीजेपी से जुड़े हुए लगातार बैठकें कर रहे हैं। तो उसका जो है फ़ायदा आर्यन मान को आज की डेट में हो रहा है। दूसरा फ़ायदा इस वजह से भी हो रहा है क्योंकि एनएसयूआई के वोट काट रही है, तो इसका भी एक बड़ा फ़ायदा हो रहा है। अगर एनएसयूआई की तरफ से एक ही कैंडिडेट होता है, निर्दलीय ना होते, तो शायद मासूम शर्मा को भी बुलाना आर्यन मान के लिए जो है वो महंगा ही पड़ता, क्योंकि जिस तरीके से कंट्रोवर्सी भी आप देख रहे हैं कि भाई रौनक खत्री ने कह दिया कि वो फ्री में तो आए नहीं होंगे, कुछ पैसा लिया होगा उन्होंने। तो ये कह सकते हैं कि अगर एनएसयूआई सिंगल ग्रुप में जाता इस चुनाव में, कोई निर्दलीय बागी उम्मीदवार ना होता, तो बहुत कांटे की टक्कर होती आर्यन मान के लिए। लेकिन आज की डेट में तो बहुत आगे निकल गए हैं आर्यन मान। लेकिन एक चीज़ और मैं समझना चाहूँगा कि जब सामने 2 महिला उम्मीदवार हैं तो कहा जाता है कि महिला वोटर भी एक बड़ा एडवांटेज था जोसलिन के पास, लेकिन उमांशी के आने के बाद उसमें डेंट आया है। तो आर्यन मान के लिए महिलाओं का वोट जुटाना कितना चैलेंजिंग है, क्योंकि सामने महिला कैंडिडेट है, वो भी एक नहीं 2। एक और महिला कैंडिडेट हैं, हालांकि उनको उस पार्टी का लेफ्ट का जिक्र नहीं होता डीयू के चुनाव में, लेकिन कुछ वोट तो वो भी लेके जाएंगी, अंजलि जी। तो 3 महिला जो है प्रेसिडेंट उम्मीदवार हैं इस चुनाव में। एक पार्टी की तरफ से हैं, 2 पार्टी की तरफ से हैं, एक निर्दलीय हैं। तो वो भी, तो उसका एक सीधा सीधा देखिए फ़ायदा भी होगा, क्योंकि महिला जो वोटर है वो बढ़ जाएगा 3 ग्रुप में यहाँ पर। तो अब जो संगठन का वोट है जिसकी हम बात कर रहे हैं, लगातार हम बात कर रहे हैं कि ये कहा जाता है कि डूसू के चुनाव में 7 से 8 हज़ार संगठन का वोट है एबीवीपी का। चाहे कोई भी चुनाव लड़ ले, वो 7-8 हज़ार वोट तो उसको मिलेगा ही मिलेगा। तो ये तो सबसे पहली बात, एबीवीपी के कैंडिडेट के लिए वो 7,000 से शुरुआत करता है, 7-8 हज़ार वोट से शुरुआत करता है। तो ये एक फ़ायदा होता है। अब जो महिला वोटर है वो इन 3 ग्रुप में बटेगा, तो जाहिर सी बात है एबीवीपी को उसका फ़ायदा होगा।
तीसरी चीज़ जो दीपिका झा उम्मीदवार हैं, पूर्वांचली उम्मीदवार हैं, तो वहीं के जो स्टूडेंट बता रहे थे कि पूर्वांचली वोटरों में महिला वोटरों का तबका ज़्यादा है। अच्छा, लड़कियां ज़्यादा हैं लड़कियां पूर्वांचल। ज़्यादा हैं यहाँ। अगर आप दिल्ली लॉबी, हरियाणा लॉबी और राजस्थान लॉबी यहाँ से से इतर लड़के बात ज़्यादा आते करें तो पूर्वांचली लॉबी की लड़कियों का वोट ज़्यादा है जो डूसू में वोट करने के लिए एलिजिबल होते हैं। तो वो दीपिका झा की वजह से, और यही वजह है कि दीपिका झा का टिकट भी हुआ था। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर मतलब माना जा रहा है। दीपिका झा सिर्फ अपनी पोस्ट के लिए नहीं बल्कि ओवरऑल पैनल के लिए वो फायदे पैनल का के सौदा लिए, है। हाँ, पैनल के लिए फायदे का सौदा है, क्योंकि जो 2 क्राइटेरिया मीट कर रहे थे, एक तो पूर्वांचली प्लस महिला, वो क्राइटेरिया को फुलफिल कर रही थी, और यही वजह है कि उन्हें एबीवीपी ने अपना उम्मीदवार बनाया। तो वो एक बड़ा तबका महिला वोटरों का खींच रही हैं अपने सभी कैंडिडेट, खुद के लिए भी, अपने सभी कैंडिडेट के लिए भी, और बाकी जो एबीवीपी को पसंद नहीं करता, जो महिला वोटर हो चाहे पुरुष वोटर हो, वो आपस में बढ़ गया है। तो इसका सीधा फायदा एबीवीपी को हो रहा है। चलिए अब बढ़ते हैं वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट की तरफ। वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पर दोस्तों 2 उम्मीदवार हैं जिनकी सबसे ज़्यादा चर्चा है। गोविंद तंवर जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के उम्मीदवार हैं, और आपको बता दें कि गोविंद तंवर जो हैं वो सोना से भारतीय जनता पार्टी के विधायक जो हैं उनके पोते हैं, यानी उस परिवार से आते हैं जो कि तंवर साहब का परिवार है। सोना से वो एमएलए हैं और पहले भी एमएलए रह चुके हैं, बीच में उनका टिकट कटा लेकिन इस बार फिर से उनको टिकट मिला और जीत कर आए हैं। तो गोविंद तंवर भी अच्छे खासे परिवार से हैं, पैसे वाले। दूसरी तरफ राहुल झांसला यादव है जो कि राजस्थान के बहरोड जो इलाका है वहाँ से आते हैं और वो एनएसयूआई के उम्मीदवार है। तो राहुल झांसला यादव कहा यह जा रहा है कि दिनेश पहले प्रेसिडेंट की तैयारी कर रहे थे, टिकट प्रेसिडेंट का मांग रहे थे, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट से उनको संतोष करना पड़ा। तो ये जो वाइस प्रेसिडेंट की लड़ाई है, तंवर बनाम राहुल झांसला यादव, ये क्या लग रहा है आपको? ये देखिए सीधे तौर पर ना गुर्जर वर्सेस यादव की लड़ाई बन गई है वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पर। अच्छा, अब हरियाणा बनाम राजस्थान की लड़ाई तो है ही है, क्योंकि अब एबीवीपी ने अपने दोनों कैंडिडेट हरियाणा से उठाए जी, और एनएसयूआई ने राजस्थान से उठाए। अब इसमें यहाँ पर एक एनएसयूआई ने जो सही दांव चला राहुल झांसला यादव को लेकर, इसकी सब तारीफ कर रहे हैं कि हालांकि उनका नाम प्रेसिडेंट पोस्ट के पद के लिए था, रेस में था, सबसे आगे था, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट पे राहुल यादव को टिकट देकर एनएसयूआई ने जो दांव खेला वो उसको सब मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि राजस्थान की जो गुर्जर लॉबी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर राजस्थान के आप वोटरों की संख्या गिनेंगे तो उसमें गुर्जर वोट ज़्यादा है। अच्छा, वो एक तरफा पड़ेगा। और उसके बाद जो है जाट, ऑब्वियसली बात है दीपेंद्र हुड्डा के आने से, क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा आज कहाँ गए हैं, साउथ कैंपस में गए हैं। साउथ कैंपस में जाट वोटरों का दबदबा ज़्यादा है, तो और वो राहुल झांसला के लिए ही गए हैं वहाँ पर कैंपेनिंग करने। तो जाट और गुर्जर वोट जो है मैक्सिमम राहुल झांसला की तरफ पड़ रहा है, और यादव को कोई उम्मीदवार ही नहीं है। यादव जो है उम्मीदवार ना होने की वजह से वो सारा का सारा जो वोट है वो राहुल झांसला को एक तरफा पड़ रहा है। अच्छा, उसके साथ साथ पूर्वांचली भी। हाँ, एक चीज़ मैं बीच में रोक रहा हूँ आपको। आपने कहा कि साउथ में जाट वोटर जो है वो ज़्यादा संख्या में है, लेकिन इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि साउथ कैंपस जो है यहाँ पर ओबीसी के जो वोटर हैं, खासकर यादव कम्युनिटी के जो बच्चे हैं, वो भी अच्छी खासी मात्रा में मौजूद हैं। हैप्पी क्लब नाम का एक क्लब चलता है ARSD में, कई साल हो गए उस क्लब को चलते हुए, और साउथ कैंपस की पॉलिटिक्स में इस क्लब का अच्छा खासा दखल होता है। और क्योंकि यादव कम्युनिटी से वाइस प्रेसिडेंट उम्मीदवार है, तो आज दीपेंद्र हुड्डा भी साउथ कैंपस में कैंपेन करेंगे झांसला के लिए। तो देखना होगा कि वो कितना कुछ वहाँ पर आज वोट जुटा पाएंगे। जी, आप कंटिन्यू तो हाँ, तो और देखिए पूर्वांचलियों में जो कह रहे हैं ना बार बार वहाँ के लोगों की एक जो वहाँ के स्टूडेंट हैं वो ये भी कहते हैं कि पूर्वांचलियों का इतना वोट है लेकिन पूर्वांचलियों को कोई यहाँ पे राजनीतिक तवज्जो नहीं देता। अब पूर्वांचलियों में जो है यादवों का भी वोट अच्छा खासा है, और बाकी जो और कम्युनिटी हैं ओबीसीज़ के उसके भी वोट अच्छे खासे हैं। तो राहुल झांसला अगर आज की डेट में सभी, जहां आप किसी से भी जाकर बात कर लीजिए, चाहे वो एबीवीपी का ही सदस्य क्यों ना हो, उसके मुंह से भी यही है कि यार राहुल झांसला का चुनाव अच्छा जा रहा है और शायद ये निकाल भी लेगा चुनाव। ऐसी एबीवीपी की तरफ से भी बातें आ रही हैं। उसका 2 बड़े रीज़न हैं। कास्ट फैक्टर तो हमने आपको बताया कि वो तो है ही। एक राहुल झांसला का जो पर्सनल व्यक्तित्व है वो भी बड़ा डाउन टू अर्थ वाला है। लोगों से, बच्चों से मिलते हैं, एक एक बच्चा उनको ना सिर्फ बाय फेस बल्कि वो भी
सामने वाले को नाम से जानते हैं। तो कहते हैं कि छात्र राजनीति में जो पकड़ चाहिए होती है चुनाव जीतने के लिए और बिना धन बल का चुनाव जीतने के लिए, आप अगर उनके काफिले में देखेंगे या फिर पैसों से उनके चुनाव की तुलना करेंगे तो शायद वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए जितना गोविंद तंवर जो है जितना साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन राहुल झांसला की कैंपेनिंग में आपको वो सब नहीं दिखेगा। बहुत जो है, और एक चीज़ और उनके बारे में कल पता चली, वो नंगे पाँव चलते हैं। अच्छा, हाँ, वो नंगे पाँव ही जो है शुरुआत में कैंपेनिंग कर रहे थे। अभी उन्होंने जूते वूते कल से परसों से पहनना शुरू किए, शायद उनके पैर में चोट लग गई थी इसलिए वजह से। तो बहुत हम्बल बैकग्राउंड के वो जो है बंदे हैं। तो जो डीयू में वो तबका जो बहुत आप मिडिल क्लास से लोअर मिडिल क्लास से जो आता है, वो राहुल झांसला में अपना नेतृत्व देखता है कि अगर ये शख्स नीचे से उठकर आज चुनाव लड़ रहा है तो कल को हम भी हो सकते हैं। तो वो तबका उनको सपोर्ट कर रहा है। जो अगर आप क्लास वाला तबका देखें कि अमीर और गरीब वाला तबका, तो वो तबका जो है राहुल झांसला यादव की तरफ है। तो इस वजह से उनका चुनाव जो है बहुत अच्छा जा रहा है और एज में भी है। लेकिन जो आपने बात कही कि उतना धन बल का इस्तेमाल नहीं दिखाई देता उनके कैंपेन में, लेकिन कई बार ये चीज़ आपको मार भी कर देती है, आप चोट खा जाते हैं कि आपने पैसा नहीं खर्चा इलेक्शन में, ऐसी दलील दी जाती है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि राहुल झांसला के लिए दांव उल्टा पड़ जाए? नहीं, तो उनको पता है। देखिए, इस अगर आप बैकग्राउंड में जाएंगे तो वाइस प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है वो ज़्यादातर हमेशा जो है वो NSUI के खाते में जाती रही है। ये ट्रेंड रहा है। आपने अगर पिछली बार का चुनाव छोड़ दें, क्योंकि पिछली बार अगर NSUI ने प्रेसिडेंट जीता तो वाइस प्रेसिडेंट वो हार गए, लेकिन आप जो जिसमें डेढ़ा प्रेसिडेंट बने थे उसमें भी अभी दहिया चुनकर आए थे, एक ही सीट NSUI की निकली थी। तो इस लिहाज से भी काफ़ी जो है आसान मुकाबला राहुल झांसला यादव के लिए ये माना जा रहा है। लेकिन जब गोविंद तंवर आए तो हालांकि ABVP ने अच्छा जो है कैंडिडेट दिया, गुजर कैंडिडेट दिया वहाँ पर, लेकिन अगर राहुल झांसला आज की तारीख में कैंपेनिंग में आ गए हैं तो वो एक तो NSUI का संगठन का वोट, दूसरा यादव कोई कैंडिडेट नहीं है तो उसका जो सारा कंसोलिडेट वोट है वो उनकी तरफ जाना, और दूसरी है उनकी पर्सनल व्यक्तिगत छवि। ये 3 फैक्टर हैं जो राहुल झांसला यादव, यही वजह है कि वो ज़्यादा कैंपेनिंग में अपना धनबल का इस्तेमाल नहीं कर रहे, क्योंकि उनको पता है, क्योंकि कैंडिडेट को देखो पता चल जाता है कि हमारा चुनाव कैसा जा रहा है, कैसा सपोर्ट मिल रहा है। तो शायद उनको अंदाज़ा हो गया है। और छात्र तो ये भी बता रहे हैं वहाँ के कि भाई फिगर भी दे रहे हैं कि कोई कह रहा है वो तो 20,000 से अपना चुनाव निकाल लेंगे, 25,000 से चुनाव निकाल लेंगे। तो ये लोग पकड़ लेते हैं कि भाई हमारा सपोर्ट कितना और हम कितना, हमारा चुनाव जा रहा है कि नहीं जा रहा। तो यही वजह है कि उनके चुनाव में वो धनबल का इस्तेमाल ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहा है। चलिए, अच्छा, आखिरी सवाल आपसे लूँगा, फिर इस चर्चा को कंक्लूड करेंगे। हमने 2 जो पोस्ट हैं दोस्तों महत्वपूर्ण, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, उन पर चर्चा की है, और आपको बता दें कि ये दोनों पोस्ट पर आपको समझ आया होगा इस चर्चा से कि कौन किसको कितना एज है। लेकिन इसके अलावा जो बाकी के पोस्ट हैं दिनेश, दोनों ही पैनल में, तो उन पर आपको क्या नज़र आता है? जॉइंट सेक्रेटरी है, वहाँ पर ABVP बनाम NSUI में किसको कितना एज आप देंगे? देखिए, एक चर्चा हमें उमांशी लांबा को भी 1 मिनट की शायद 2 मिनट की करनी चाहिए, क्योंकि अगर अभी 2 दिन बाकी हैं, है ना, और अब आर्यन मान को लेकर ना ABVP में नाराज़गी भी है, क्योंकि उनके ऊपर भी ये टैग लग रहा है कि जो है वो पैसे देकर टिकट लेकर आए हैं, बड़ी फैमिली से आते हैं, पैसे के दमखम से टिकट तो ले आए। लेकिन उन कार्यकर्ताओं का क्या ABVP में जो शुरुआत से जुड़ा हुआ है, वो भी सपने संजो रहा था कि भाई मेरा भी संगठन मुझे मौका देगा क्योंकि मैंने नीचे से शुरुआत की है। लेकिन जब वो देख रहा है कि भाई यहाँ तो पैसे वाले कैंडिडेट आते हैं, पैसा फेंकते हैं और फिर चुनाव में भी खूब पैसा इस्तेमाल करते हैं और टिकट भी पा जाते हैं, तो ABVP में भी ऐसा नहीं है। NSUI की जो लड़ाई है फूट की, वो तो बाहर आ गई, लेकिन ABVP में अंदर खाने हैं। अच्छा, जैसा मैंने आपको बताया, मतलब ABVP से कोई निर्दलीय तो नहीं आया, लेकिन अंदर काट कर रहे हैं एक दूसरे। निर्दलीय जाने की तैयारी हो रही थी जो है, लेकिन भूमिका चौहान नाम के एक कैंडिडेट हैं जिन्हें सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हैं, जिन्हें मना लिया गया, लेकिन वो चुनाव में कहीं दिखाई नहीं दी, वो सिर्फ सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए समर्थन दे रही हैं। तो जो मैंने आपको कहा कि भूमिका चौहान का जब टिकट नहीं हुआ तो वो अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के हिमाचल में हैं इस वक्त, वो नहीं दिखाई दी। तो ABVP में जो नाराज़गी है वो बाहर नहीं आई, लेकिन अंदर ही अंदर वो खेल कर सकती है। अगर उसने खेल किया तो हो सकता है कि हम जो ABVP और NSUI की बात कर रहे हैं तो उमांशी लांबा भी बाजी मार जाएं, और DU के इतिहास में पहली बार हो कि निर्दलीय कैंडिडेट प्रेसिडेंट बन गया, वो भी महिला। तो ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि उमांशी लांबा बहुत अच्छी फाइट इस समय कर रही हैं। तो अगर ABVP का जो कंसोलिडेट वोट है संगठन का, वो नाराज़गी की वजह से अगर तितर बितर नहीं हुआ, बाद में मान मुनव्वल उन्हें मना लिया गया, तो फिर आर्यन मान नो डाउट ABVP के
वो लीड कर रहे हैं, वो जीत जाएंगे अपना चुनाव। लेकिन अगर नाराज़गी अंदर खाने जो अभी बाहर नहीं आई है, वो चुनाव वाले दिन पड़ गई, जिसे साइलेंट वोटर भी कहते हैं, कि वो गुस्सा निकालता है सीधा बैलेट पे जाकर या मशीन पे जाकर, अगर वो हुआ तो फिर एबीवीपी का चुनाव भी खराब हो सकता है। चलिए अब लास्ट में कंक्लूड करते हैं और बात करेंगे जो बाकी पोस्ट हैं जॉइंट सेक्रेटरी की, तो उस पर आप किसको कितना एज देंगे, एनएसयूआई बनाम एबीवीपी? देखिए, सेक्रेटरी की पोस्ट के लिए तो यहाँ बड़ी टफ फाइट है, जहाँ पे एक कुणाल चौधरी हैं एबीवीपी से और कबीर गिरसा हैं एनएसयूआई से। अब कबीर गिरसा को लेकर भी जो जो टैग जो है आर्यन मान पे लग रहा है, वही कबीर गिरसा पे लग रहा है कि भाई बड़ा पैसे वाले कैंडिडेट हैं और पैसे से चुनाव लड़ रहे हैं, सपोर्ट उनके साथ है नहीं ज़्यादा जब वो कैंपेनिंग कर रहे हैं। और आपने देखा होगा इस बार की कैंपेनिंग में सोशल मीडिया में जितना हाइप बना है डूसू चुनाव का, कहीं कबीर गिरसा आपको नज़र नहीं आएंगे। तो वहाँ पर जो कहा जा रहा है, जो स्टूडेंट भी कह रहा है और जो हमने भी देखा, तो वहाँ सेक्रेटरी की पोस्ट पर भी एबीवीपी अभी आगे दिखाई दे रही है। अब जॉइंट सेक्रेटरी यहाँ पर पूर्वांचल प्लस गुजर कर दिया है, लवकुश बढ़ाना एनएसयूआई से हैं और दीपिका झा वो एबीवीपी से हैं। अब वहाँ फैक्टर है महिला का और पूर्वांचली का, तो लवकुश बढ़ाना बेचारे जो हैं वो एक तो गुजर कैंडिडेट हैं, दूसरा वो मेल कैंडिडेट हैं, तो वहाँ जो है वहाँ पर भी जॉइंट सेक्रेटरी की पोस्ट पर भी एबीवीपी को इन दो फैक्टरों की वजह से लीड है। अच्छा, तो ये हमने चर्चा की और दिनेश जो बता रहे हैं ये 2 दिन यूनिवर्सिटी में लगा के आए हैं। इनका कहना है कि प्रेसिडेंट की जो फाइट है उस पर एनएसयूआई की जो कैंडिडेट है वो पिछड़ रही हैं और इनका कहना है कि वहाँ पर कुछ भी हो सकता है। आर्यन मान जीत सकते हैं, उमांशी लांबा भी जीत सकती है और हम अपनी तरफ से ये नहीं कहेंगे कि जोसलिन नहीं जीत सकती, हो सकता है जोसलिन भी जीत जाए, लेकिन अभी जो है उनका कैंपेन थोड़ा डाउन जाता दिखाई दे रहा है। और जिस तरह उनके वीडियोस सामने आ रहे हैं, हालांकि वो बेबाकी से इस बात को मुद्दा बना रही हैं कि मेरी जो फाइट है वो शराब माफियाओं के खिलाफ है, बड़े लोगों के खिलाफ है, वो एक तरीके से सहानुभूति जो है वो बटोरने की कोशिश उनकी तरफ से लगातार की जा रही है। बात करें वाइस प्रेसिडेंट की, तो वहां पर हमने देखा कि राहुल यादव झांसला जो है उनको लगातार जो है एज दिया है दिनेश ने, और बाकी जगहों पर भी यही चर्चा है कि राहुल यादव झांसला जो है वो एक अच्छी चॉइस था और उनको टिकट देकर एनएसयूआई ने ठीक ठाक समीकरण बनाया वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पर। हालांकि उनके सामने भी चुनौती बड़ी है गोविंद तंवर के रूप में, तो गोविंद तंवर जो है वो कितना टक्कर देंगे और क्या वाइस प्रेसिडेंट पर रहेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। और आपको बता दें कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप अभी तक जो 3 प्रेसिडेंट हैं वो हरियाणा से रहे हैं, जिसमें सबसे पहले अजय चिकारा बहादुरगढ़ से आते हैं, 2011 में वो प्रेसिडेंट बने। उनके बाद 2012 में अरुण हुड्डा एनएसयूआई से बने और 2011 में जो अजय चिकारा वो भी एनएसयूआई से थे। उसके बाद में 2019 में अक्षय दहिया सोनीपत से आते हैं, वो एबीवीपी के कैंडिडेट थे। उन्होंने जो है प्रदेश अध्यक्ष, माफ कीजिए डूसू अध्यक्ष का जो चुनाव है वो जीता था। तो ये 3 अध्यक्ष अभी तक हरियाणा से निकले हैं और आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है कि हरियाणा के लगभग 35,000 वोटर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के इस चुनाव में, और वो किसकी तरफ जाएंगे। राजस्थान बनाम हरियाणा की बात हो रही है और सचिन पायलट जो है वो एक तरीके से कहा जा रहा है कि वरुण चौधरी सचिन पायलट ये खेमा लीड कर रहा है। दिनेश ने बताया कि कैसे कन्हैया लाल इस पिक्चर से बाहर है, और तो ये तमाम जो चीजें हैं वो इस पूरे चुनाव में डिस्कस की जा रही है। आपको ये जो हमारी बातचीत है कैसी लगी, आपको कितना आप इत्तेफाक रखते हैं कि कौन जीत रहा है कौन नहीं, आप भी हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस इलेक्शन को लेकर, डूसू के इलेक्शन को लेकर आप दिल्ली तक पर लगातार आपको देखने को मिलेगी। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।